नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 11 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर ये आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा गया है अभी जो जिस प्रकार से जो रूस है वह किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। उससे संबंधित ये सारा सारा क्या लिखा गया, आर्टिकल लिखा गया। किस प्रकार से हम देखते हैं तो यूएन जनरल काउंसिलिंग थी, उसका भी जो जनरल असेंबली थी, उनके जो कानून लाए गए थे उनका भी क्या था, रूस ने पालन नहीं किया गया। साथ ही साथ दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके भी निर्णय क्या नहीं किया गया, रूस के द्वारा क्या नहीं किया गया था, पालन नहीं किया गया था। तो इस आर्टिकल में यही कहा भाई किस प्रकार से रूस है वह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर रहा है, उनकी यानी कहीं न कहीं क्या करता है, उसको वह नहीं मान रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है भी, सबसे पहले क्या भी जो रूस की जो आक्रामकता है वह किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। इसके अंदर भी जो व्यापक वैश्विक निंदा के बावजूद मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, कौन सी, यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिलिंग में 141 देशों द्वारा लाया गया प्रस्ताव, जिसका मांग था भी रूस और यूक्रेन के युद्ध को जो तत्काल क्या किया जाए, जो संघर्ष है उसको क्या कर दिया, वापस ले लिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मगर रूस यानी जो मैक्सिको यानी कीवी ने के खिलाफ ऐसे ने जो आक्रामकता साथ जारी रही थी, जबकि रूस ने क्या किया था, जो आक्रामकता थी वह क्या रखी थी, जारी रखी थी। यानी कहीं न कहीं जो हमारी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की थी क्या कर दी थी, अनदेखी थी, कर दी थी। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी जो रूस और यूक्रेन के अंदर जो प्रस्ताव वो लाया गया था यूनाइटेड नेशनल जनरल काउंसिलिंग के अंदर, वो क्या है, बाध्यकारी नहीं था। मगर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत अगर कोई प्रस्ताव या लाया जाता है तो वह किसी भी देश पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। और यूक्रेन के रिक्वेस्ट के ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी ये प्रस्ताव लाया गया था भी आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, ये जो संघर्ष आपके मध्य में चल रहा है उसको क्या करें, समाप्त करें। पर रूस ने उसकी भी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी क्या कर रही है, जो छवि है वह क्या होती है, थोड़ी सी क्षीण पड़ती है, यानी कमजोर होती है, जिसकी वजह से जो अन्य देश हैं उनका भी इन संस्था के ऊपर क्या होता है, विश्वास कम होता है। ठीक है, और किस प्रकार से अगर हम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अगर इनका विश्वास कम होता है लोगों के प्रति, तो किस प्रकार से हम ये संस्थाएं विश्व के अंदर शांति बनाकर रख पाएंगे। ठीक है, आगे कहता है भी वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खुले आम उल्लंघनों के बावजूद रूस ने 4 क्षेत्र थे, यानी जो यूक्रेन के 4 क्षेत्र थे उनको क्या किया, जो हाल ही में अभी न्यूज़ पे भी देखे थे, जिनमें क्या किया था, अपने क्षेत्र में उसको क्या कर लिया था, मिला लिया था। कौन कौन से क्षेत्र थे, जिसको हम बोलते हैं आइटम डाइनस थे, लुआहकस थे, ठीक है, जो फिरजा थे और खेरसान थे। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जिसको रूस ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यानी जो उल्लंघनों करके भी उल्लंघन तो किया है, साथ ही साथ उनको क्षेत्र में अपने मिलाकर कहीं ना कहीं जो वैश्विक शांति को चुनौती देने वाली बात भी हम कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं भी रूस और यूक्रेन पर आक्रमण से ठीक पहले उन्होंने संयुक्त चार्टर अनुच्छेद 51 का उन्होंने हवाला दिया। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ये क्या कहता है भी अगर कोई देश आप पर हमला करता है तो आप अपनी सुरक्षा में उस पर काउंटर अटैक कर सकते हैं, ऊपर विरोधी यानी उसके पक्ष यानी आप उस पर भी खिलाफ है युद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने ये हवाला दिया था। मगर हम देखते हैं अभी यूक्रेन ने तो रूस पर हमला किया ही नहीं था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर पहले हमला किया था। ये किस प्रकार की आक्रामकता थी, तो ये भी इसका हवाला देता है भी जो रूस ने किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की है, उसने कानून में रहते हुए कार्य किया। तो उसने हवाला दिए है जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका आर्टिकल जो कह सकते हैं 51 है, उसका हवाला दिया है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं जो रूस और यूक्रेन है उसका मानवता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो खाद्य पदार्थ है उन पर भी कितना बुरा असर पड़ता है। जो खाली जो तेल उत्पादन है उस पर भी कितना बुरा है। महंगाई हम आज के टाइम में देखते हैं कि कितनी उच्च स्तर पर महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देशों की जो मुद्रा है उनमें भी यानी गिरावट आ रही है। साथ ही साथ जो निवेशक हैं उनमें भी कहीं न कहीं एक प्रकार की जो कई अर्थव्यवस्थाओं की तरफ यानी जो कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये कहीं न कहीं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर क्या पड़ा है, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है सिर्फ 2 देशों की युद्ध की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो उर्वरक का भी एग्जाम्पल लिया गया है। जो उर्वरक होते हैं जिस पर जो हम बोलते हैं जो कृषि के अंदर जो उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें भी नकारात्मक प्रभाव, उनकी आपूर्ति भी हमें समय पर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कृषि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थों के संकट और गहरा होता चला जाता है। ठीक है,
और साथ ही साथ वो हमने देख लिया भी किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका जो विश्वास है दिनों दिन लोगों के प्रति क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भी लोग उन पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जितना कि जिस प्रकार से इसकी जो नियम है उनका उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसमें कहीं न कहीं जो रूस की जो आक्रामकता था उसके बारे में जिक्र किया गया था, जो हमारे कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है भी, अगर दो मध्यों के बीच में अगर युद्ध होता है तो किस किस प्रकार से वह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर ये जिक्र किया गया है भी जो भारत को जो अपना जो मिनरल, जो हमारे जो मिनरल होते हैं, जो ईंधन के जो कच्चा माल होता है, तो उनका सप्लाई करने से संबंधित एक आर्टिकल है। तो हमें क्या है भी ये सप्लाई चेन बनाकर रखनी होगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर एक जिक्र किया गया है, एक हमारी जो संस्था है यानी जो एक कंपनी है जिसका नाम है काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है। ठीक है, जिसका निर्माण किया गया था भी कहीं ना कहीं जो देश के अंदर जो खाद्य आपूर्ति है उसकी क्या करें, यानी आपूर्ति करते रहे, यानी देश के अंदर खाद्य आपूर्ति को कम न किया जाए, इसके लिए उस संस्था का क्या किया गया था, विकास किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसको कहा गया है भी जो इस आर्टिकल के, ठीक है, तो जैसे लिख रहा है अभी अपनी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के करते करके देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की को बढ़ाने की का आह्वान किया था। यानी जो स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था भी हमें ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। ठीक है, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए लचीला और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल व दुर्लभ पृथ्वी धातु जैसे खनिजों का क्या करने, पहुंच हासिल करना महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यानी हमें जो स्वच्छ ऊर्जा है, जिस प्रकार से हम जो वर्तमान में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उससे हम कितना जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हमें क्या करना है, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाना है। और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो कच्चे तौर पर हम जिस प्रकार का हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो हमने कल एक आर्टिकल के अंदर देखा था, जो लिथियम आयन का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो दुर्लभ धातुएं हैं पृथ्वी के अंदर जिससे हम स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, उनका भी हमें क्या करना होगा, उन खनिजों तक हमें क्या करना होगी, पहुंच प्राप्त करनी होगी। और पहुंच कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं कहीं कहीं ऐसे देशों में हैं जहां पर यानी संवेदनशील जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान है, ईरान है, तो इन क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर भारत इनके साथ अच्छा सा व्यवहार बना के चलता है तो इन तक क्या करते हैं, हम खनिजों तक हमारी पहुंच हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं भी जो जहाँ पर इनके जो भंडार है वह भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, जिस प्रकार से हमने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लिया, ईरान का एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ पर जो राजनीतिकता है वह क्या, अस्थिरता है। तो अस्थिरता के कारण वहाँ पर खनन करना कितना हमारे लिए कह सकते हैं भी एक दुविधा या समस्या हो सकती है। जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो हम किस प्रकार से उनके साथ कैसे संबंध बनाएंगे या किसके साथ हम वार्ता करेंगे और किस प्रकार से हम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वहां पर क्या कर पाएंगे, खनन कर पाएंगे। ठीक है, जिससे व्यापार संबंधी दृष्टिकोण का प्रदर्शन भी प्रभावित होता है, यानी जिससे हम क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप से व्यापार करने भी हमारी जो दृष्टिकोण है वह भी क्या होता है, बाधित होता है। दूसरा हम देखते हैं जो भू राजनीति पर जो प्रतिस्पर्धी है उस पर नियंत्रण भी किया है, जिस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, केवल भारतीय इनके प्रति सुदृढ़ नहीं है, जिसके साथ चाइना भी है, जिसके अंदर उन्होंने जो कोबाल्ट के लिए क्या किया है, खनन भी यानी लगा दिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं और भी अन्य देश है, जैसे अमेरिका है, रूस है, या कोई अन्य देश भी हैं जो हमारे इसके अंदर हमारे कहीं के क्या होते हैं, वह हमारे प्रतिस्पर्धी हैं। तो हमें उनको भी ध्यान में रखकर देखना होगा भी, उस हिसाब से हमें विकास करना होगा और उन देशों के साथ उस प्रकार के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने होंगे, ताकि हम वहाँ से जो जिस प्रकार का जो भंडारण है या भू यानी जो संसाधन है उनका हम उपलब्ध अपने देश में करवा पाए। साथ ही साथ क्या भी सामरिक खनिज है, जो सोर्सिंग की दिशा में पहले कदम के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका हमने जिक्र किया था, काबिल की स्थापना की थी। ठीक है, और जिसके घरेलू बाजार में खनिजों की आपूर्ति को क्या करना था, सुरक्षित करना था। साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर यह भी कहा है तो ये काबिल है, इसको केवल घरेलू स्तर पर नहीं, इसको विदेशी स्तर पर भी कार्य करना चाहिए। इसमें अफगानिस्तान, ईरान या अन्य देशों में जाकर भी क्या करना चाहिए, खनन जैसी गतिविधियों को क्या करना चाहिए, क्रियान्वयन करना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह दिन यानी हम पूर्ति कर पाएँ। और दिनों दिन जिस प्रकार से भारत के अंदर ऊर्जा की जो मांग बढ़ती जा रही है उसकी पूर्ति हम सटीकता से कर पाएँ। ठीक है, और साथ ही साथ हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये का आर्टिकल था जिसमें हमने देखा भी भू राजनीतिक तौर पर हमें किस प्रकार से ऊर्जा का क्या करना है, अपना विकास करना है। ठीक है,
तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, ठीक है, जिसके अंदर क्या था अभी जो चुनाव की दिशा में बढ़ते कदम। तो इसमें हमने हाल ही में देखा था अभी किस प्रकार से जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो कदम उठाए गए थे, ठीक है, भी किस प्रकार से चुनाव में अंदर सुधार करना। हाल ही के अंदर हम एक न्यूज़ के अंदर जिक्र किया था कुछ दिनों पहले, जिसके हमने देखा अभी चुनाव आयोग ने क्या किया था, एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उसने कहा था कि जो चुनावी व्यक्ति है, जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वह 2 सीटों पर चुनाव न लड़े, ठीक है, यानी एक व्यक्ति केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ पाए। अगर कोई व्यक्ति 2 सीट पर चुनाव लड़ता भी है और ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है भी हमें भी चुनाव के लिए हम ऐसी परिस्थिति नहीं कर सकते हैं भी एक व्यक्ति एक पर ही चुनाव करे, तो हमें ये स्थिति जरूर कर देनी चाहिए भी एक व्यक्ति जब किसी 2 सीट पर विजयी हो जाता है और जब दूसरी सीट का एक सीट का अगर वह त्याग करता है तो त्यागी गई सीट पर अगर उपचुनाव करवाए जाते हैं तो उसका खर्च का वहन कौन करे, वह व्यक्ति करे, ठीक है। यानी किस प्रकार से जो चुनाव आयोग पर जिसका जो खर्च आता है तो वह कितनी भारी मात्रा में खर्च आता है, ठीक है। तो यानी कि एक ही क्षेत्र में 2 बार चुनाव कराने से सिर्फ खर्च ही नहीं आता, साथ ही साथ जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उनका जो दिनमर्रा की जो जिंदगी है वह भी प्रभावित होती है। क्योंकि चुनाव के समय में हम देखते हैं भी कितनी जो चीज़ें होती हैं वह कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, स्थिर पड़ जाती हैं, ठीक है। चुनाव प्रचार के कारण कहीं न कहीं जो एजुकेशन संस्थान है वह भी कहीं क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उन सभी को कंट्रोल करके साथ ही साथ चलना चाहिए। केवल और केवल सिर्फ एक खर्चा ही इसका महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, उसके साथ भी कई मुद्दे होते हैं, ठीक है। भारत के हम संसाधन का भी देख सकते हैं भी किस प्रकार से संसाधन का भी दुरुपयोग होता है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने एक लेटर लिखा था भी जो एक व्यक्ति केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़े, ठीक है। तो इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर हम कह सकते हैं कितना इस आर्टिकल के अंदर क्या भी एक सुधारात्मक कदम था, ठीक है। साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर आगे कहा गया था भी जो दो इससे पहले भी 2 चुनाव आयोग ने 2004 के अंदर ऐसा ही लेटर लिखा था, मगर उस समय उस बात की क्या कहना कि मैंने अनदेखी कर दी गई थी या उसमें किसी प्रकार का सुधार की बात नहीं की गई थी, ठीक है। आगे इसके अंदर कहता है भी जो भारतीय जो जनप्रतिनिधि अधिनियम की जो धारा 37 है वह एक व्यक्ति को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए क्या करती है, यानी अनुमति देती है, ठीक है। और सर साथ ही साथ है भी इसी प्रकार से हम देखते हैं भी जो 1996 के अंदर भी संशोधन किया गया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या था भी उससे पहले क्या था भी एक व्यक्ति एक यानी कितने भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था, मगर ये तो और भयावह स्थिति थी। मगर जब 1996 के अंदर उसमें क्या कर दिया था, 1996 था या 1991 था, इनमें क्या कर दिया था, संशोधन कर दिया गया था। उसमें यह तय कर दिया गया था भी एक व्यक्ति केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और 2021 के अंदर यूपीएससी प्री के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था भी एक व्यक्ति 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, तो वह स्टेटमेंट क्या हो जाता था, गलत हो जाता था, ठीक है। आगे इसके अंदर कहा गया है भी जो ये हमने देख लिया भी एक व्यक्ति एक सीट का जो प्रस्ताव है वह कहीं न कहीं आयोग का यह भी प्रस्तुत किया था, ठीक है। साथ ही साथ जो छोड़ी हुई सीट थी उस पर उसका जो खर्च वहन करने की भी इसके अंदर बात कही गई थी, है। और आगे इसके अंदर का भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के रूप में प्रस्तावित जो कुछ हम ये कहा गया भी जो कुछ दिन पहले क्या था, जो राजनीतिक पार्टियों का जो प्रस्तावित प्रारूप था जारी किया गया था, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी वादों से पूरा करने के लिए तरीकों व सार्वजनिक करें। इसके अंदर ये भी कहा गया था, क्योंकि हमने ये भी देखा जिस प्रकार से चुनावी रेवड़ियां के जो मुद्दा चल रहा था उसमें भी एक चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर कहा था भी किस पर यानी जो चुनाव के जो प्रतिनिधि हैं उनको ये साझा करना होगा भी जो वह घोषणा कर रहे हैं क्या वह सच में पूरा कर पाएंगे, और पूरा करेंगे तो उनका जो वित्त है वह कहाँ से लेकर आएंगे या उनका जो वित्त का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो उनको इसके भी जानकारी देनी होगी, ठीक है। आगे इसके अंदर कहता है भी सार्वजनिक होता जो दान करना, यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं आगे इसके अंदर जिक्र किया गया आर्टिकल के अंदर भी किस प्रकार से जो आजकल जो चुनावी चंदा है उसमें भी जो चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार जैसे कानून बन रहे हैं या जो भ्रष्टाचार की जो हम कह सकते हैं जो समस्या बनती जाती है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो चुनाव आयोग ने कहा था जो इसकी जो सीमा 20,000 है उसको घटाकर वापस कितनी कर दी जानी चाहिए, 2,000 कर दी जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 2,000 से अधिक का चंदा देता है तो उसको अपना नाम क्या करना होगा, साझा करना होगा, ठीक है। अगर वर्तमान में स्थिति है भी अगर किसी व्यक्ति के पास 20,000 से कम अगर चंदा देता है तो उसको अपना नाम साझा करने की पार्टी को क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसके लिए जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स बनाए गए हैं, चुनाव के लिए जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड बनाए गए हैं वह भी कहीं ना कहीं क्या है जो
उसके लिए भी जो पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार का एक रूप देखा जा सकता है, जिसके अंदर क्या है भी जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं या को जो कॉरपोरेटिव कंपनी है वह इस प्रकार के जो बॉन्ड्स है वह खरीदती हैं, और इससे क्या होता है भी जो सार्वजनिक रूप में जो नीतियां बनाई जाती है वह भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं इसके हमें क्या लेना होगी, पारदर्शिता लानी होगी। ठीक है, फिर आगे आगे क्या भी जो आगे इसमें क्या भी 4 अक्टूबर 2022 को चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक पत्र भेजा था, जिसमें 2 प्रश्नों का एक प्रोफोमा दिया गया था, यानी एक फॉर्म दिया गया था, जिसका संबंध चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए वादों के संबंध में मॉडल, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मौजूदा करना था, यानी किस प्रकार से वह वादे पूर्ण करेंगे उनके वाले एक फॉर्म दिया गया था। उनको ये वह फॉर्म में बताना था भी जो आप चुनावी वादे कर रहे हैं उसको किस प्रकार पूरे करेंगे, आर्थिक संसाधन आप कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, आगे इसमें क्या जो कहीं ना कहीं इसमें क्या जो मतदाताओं का जो विश्वास है वह कहीं कहीं जो लोगों को कल्याणकारी योजना या उनके जो वादे हासिल करने चाहिए जिससे वो पूरी तरह संभावना हो, यानी ऐसे ही वादे करने चाहिए, यानी मतदाता होते हैं जो चुनावी जो राजनीतिक दल के जो नेताएं होने उनको ऐसे ही वादे करने चाहिए जो पूरे होने की उनकी क्या हो, संभावनाएं हो। ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो पूरे होने की क्या ना हो, संभावना ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है भी अगर कोई चुनाव वादे कर लिए जाते हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था पर और अधिक आर्थिक तौर पर बोझ पड़ता है। तो हमें वादे केवल ऐसे ही करने हैं जो पूर्ण हो सके, और वादे कैसे हो, जो कल्याणकारी योजना से संबंधित हो। ठीक है, किसी को लोक लुभावन टाइप का ना हो, जिसका किसी प्रकार का जो पूंजी निर्माण ना हो। भी ठीक है, आप वादे कर सकते हैं, सड़क निर्माण का वादा कर सकते हैं या फिर ऐसा वादे कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण हो, मगर ऐसे वादे नहीं जो कहीं ना कहीं आपके राजस्व पर क्या बढ़े, बोझ बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया भी चुनावी घोषणा पत्र में एक स्टैंडर्ड फॉर्म शामिल करें, जिससे चुनाव वादे करती है उनको पूरा करने के लिए आर्थिक प्रभावों के तरीकों क्या होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा था एक इन्होंने कहा भी स्टैंडर्ड फॉर्म भी शामिल किया जाए, जिसके अंदर ये बताया गया जो आपने चुनाव वादे किए हैं वो है किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव डालेंगे, उसके बारे में भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस यही चीज़ थी वह सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी भी जो मतदाताओं को तय करना होगा भी चुनाव वादे आर्थिक दृष्टि से संभव है भी या नहीं। तो ये किसको, यानी ये बात किसने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी। और आर्थिक भविष्यवाणी खतरे की भरी होती है भी, जैसे प्रकार से ये कहा भी ठीक है जी ये इस प्रकार का सही है, मगर वास्तविकता में ऐसा शायद संभव ना हो, क्योंकि जो हम भविष्यवाणी करते हैं, जो वादे करते हैं, वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो भविष्य पर आधारित होती है, मगर भविष्य में क्या होने वाला है यह पूर्णतः निर्धारित करना कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल कहा गया अभी जो अभी इसके अंदर जो कुछ और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, और ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनका खुद की जिम्मेवारी बनती है कि उनको ऐसे ही वादे करने चाहिए जो कहीं ना कहीं पूर्ण हो सके। ठीक है, साथ ही साथ एक ऐसा ही एक आर्टिकल कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की पवित्रता पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित एक आर्टिकल था, जिसके अंदर कहा गया तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है वह हमें स्वतंत्र यानी देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है। यानी जो चुनाव के जो प्रक्रिया है या चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसको देता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 वह किसको देता है, चुनाव आयोग को देता है। साथ ही साथ इसके साथ जो राजनीतिक दल होते हैं उनको जो चुनाव चिन्ह प्रदान करवाना, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराना, ये सभी के कार्य किसको दिए गए हैं, चुनाव आयोग को दिया गया है। साथ ही साथ इनमें क्या है, स्वतंत्रता और स्थायी व न्यायी प्रक्रिया से मजबूत और आधुनिक बनाकर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी भी किसको दी गई है, चुनाव आयोग को दी गई है। साथ ही साथ हम कहते हैं जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता क्या होती है, लागू हो जाती है। और बेहतर तरीके करने से के लिए चुनाव आयोग को हाथों में ऐसा उपकरण दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई किस प्रकार से चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। ठीक है, वह चुनाव के दौरान उम्मीदवार व राजनीतिक दलों को आयोग तैयार किए गए नए जो नामावली है वह भी तैयार करता है, बस इसके कार्य के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में क्या भी चुनावी जीतने की चाह में जो आचरण भी कहीं कहीं जो लोग जो राजनीतिक दल होते हैं वह चुनाव की चाह में बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, मगर वह किस प्रकार से पूरे होंगे इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया जाता। भी वह आर्थिक फंड कहाँ से लेके आएंगे, किस प्रकार से लोगों का विकास करेंगे, तो इसके बारे में ऐसा ही एक आर्टिकल ये लिखा गया था, क्योंकि इसके अंदर भारतीय संविधान के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में जिक्र था, तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल था वह भी 5G सेवा होगी मजबूत स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि जब हमने देखा था अभी स्वास्थ्य जब से 5G सेवा का उद्घाटन हुआ था तो उसके अंदर हमने जो न्यूज़ देखी थी उसके अंदर ये भी देखा था भी एक चश्मा का विकास किया गया था।
ठीक है। उस जो चश्मा थी इसको देखकर कहीं न कहीं जो उस चश्मा के अंदर जो दिखाया जाता था, वहाँ से देखने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं डॉक्टर अपनी स्क्रीन पर वैसा का वैसा देख पाता था। तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं भी जो जो भी काम कह सकते हैं भी इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य जैसी जो समस्या है उसका आसानी से निजात पाया जा सकता है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इतने इक्विपमेंट नहीं है या इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, मगर डॉक्टर की अगर डिजिटल रूप में उपलब्धता हो और जो रियल टाइम जो डॉक्टर वहाँ पर कुछ करना चाहता है वह मशीनों के तौर पर यहाँ से यानी वहाँ से कंट्रोल हो रही है, यानी मशीन यहाँ पर पड़ी है और कंट्रोल कहाँ पर है, डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, तो उनका इलाज भी घर बैठे या जो स्थानीय स्थान पर उनका क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। साथ इसके अंदर आर्टिकल लिया गया भी जो हमें कहीं ना कहीं जो बड़े हॉस्पिटल के रेफर किया जाता है तो वहाँ पे पहुँचाने में जो समय लगता है वह काफ़ी अधिक होता है, तो वह समय की भी इसके अंदर क्या होगी, बचत होगी। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया भी जिस प्रकार से जो हमने कोविड के अंदर जो टेलीमेडिसिन का एग्जाम्पल लिया था, किस प्रकार से हमने देखा था जो टेलीमेडिसिन है वह इसका फायदा हमने देखा था, मगर उसके अंदर सिर्फ डॉक्टर क्या करता था, सलाह दे सकता था भी आप ऐसे कीजिए, उनको ये दवाई दे दीजिए, मगर उसका संपूर्ण इलाज कर पाना कहीं ना कहीं उससे क्या था, संभव नहीं था। मगर अभी जो 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो तीव्रता आएगी और जो डाटा लिटरेसी यानी डाटा को हस्तांतरित करने की जो सीमा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्य वह बता सकता था वह वहाँ पर सांस से बैठकर कर भी सकता है। और इसके लिए हमें क्या होगा, जो स्थानीय जो हॉस्पिटल्स है उनके अंदर कुछ ना कुछ जो मशीनों की आवश्यकता हमें होगी, साथ ही साथ इसके अंदर अच्छी कनेक्टिविटी की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस के अंदर भी जो मरीज ले जाए जाते हैं, एम्बुलेंस के अंदर भी इसको क्या कर दिया जाएगा, इस जो टेक्नोलॉजी को हमें स्थापित कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो इलाज हमें यानी जो रास्ते के अंदर होने वाली जो मृत्यु है, जिसके अंदर जो समय पर जो मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता, तो वह उसका जो प्राथमिक इलाज है वह कहीं ना कहीं कहाँ कर दिया जाएगा, एम्बुलेंस के अंदर भी कर दिया जाएगा, ताकि जो स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जो समस्या है उसका निजात किया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ जो एक डॉक्टर है वह कई कर्मचारियों को भी कंट्रोल कर सकता है, जो डॉक्टरों की जो हमारी समस्या है उसका भी क्या हमें निजात करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो खर्च है वह भी क्या होगा, जो मरीज का जो खर्च है वह भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो यही एक आर्टिकल था जो 5G टेक्नोलॉजी किस प्रकार से स्वास्थ्य पर हमारा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये सारा इसके अंदर डिस्कशन किया गया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।